एमएससी फाइनल बॉटनी की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। इस क्लास में हम जो पेपर है हमारा वो है साइटोजेनेटिक्स का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग और फिर लास्ट में इसमें बायोस्टैटिस्टिक्स। इतनी सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस पेपर में। हम हमारी शुरुआत करते हैं जेनेटिक्स से। ये पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें जो डिफरेंट हेडिंग्स हैं उनमें जेनेटिक्स का जो हेडिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, न केवल आपके इस एमएससी के हिसाब से बल्कि उसके बाद में आप जो नेट का एग्ज़ाम देंगे उसके हिसाब से भी। तो हम इस टॉपिक को सिंप्लीफाइड तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर क्या है। इस पेपर में पर्टिकुलरली जेनेटिक्स का जो हेडिंग है हमारा, उस हेडिंग में हमारे सिलेबस में मेंडलिज्म, उसका करंट स्टेटस, उसके पश्चात इसमें म्यूटेशंस हैं यानी क्रोमोजोमल एबरेशंस हैं, चाहे वो नंबर में हो चाहे स्ट्रक्चर में हो। फिर उसके बाद है कि किस प्रकार से एलेलिक एवं नॉन एलेलिक जीन आपस में इंटरेक्शन करके करैक्टर्स को प्रभावित करती हैं। ये सब चीज़ें अपन इस पेपर में और इस जेनेटिक्स के हेडिंग्स में पढ़ेंगे। उससे पहले कि हम उन सब चीज़ों तक पहुँचें, हम हमारी शुरुआत करते हैं इस टर्म यानी इस शब्द, इसका नाम है जेनेटिक्स। उस जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, उससे उसकी परिभाषा से हम अपनी बात शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर पी.के. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी। जेनेटिक्स यानी हिंदी में इसको अपन बोले तो आनुवंशिकी। देखिए, विभिन्न प्रकार के जो लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनका अध्ययन करना ही वंशानुगति कहलाता है। मीन्स जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ हेरिडिटी। जेनेटिक्स जो है वो वंशानुगति के विज्ञान को ही हम कह रहे हैं जेनेटिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर ट्रांसमिशन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। अर्थात जनकों से उनके जो ऑफस्प्रिंग्स है, संतति है, उनमें किस प्रकार से लक्षण जा रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर एवं उनके ट्रांसमिशन, दोनों की स्टडी को ही हम जेनेटिक्स बोलते हैं। हेरिडिटी रेफर्स या हेरिडिटी का मतलब होता है टू पासिंग ऑन द फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स मतलब संतति। द कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड in this way or called as hereditary characters। मोटे मोटे रूप में लक्षणों का अध्ययन करना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो कैसे जाते हैं, इन सब को हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारा हेडिंग है और बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से अपन इसको कोशिश करेंगे समझने की। ना जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, व्हाट इज जेनेटिक्स, जिसकी अपन बात कर रहे हैं जेनेटिक्स में। देखिए, लक्षण किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, या यूं कहिए कि संतति का निर्माण कैसे हो रहा है, इन सब के बारे में बहुत ही पहले से या हम ऐसे मान लें कि हम इस टाइम पीरियड को दो भागों में बांट लें, मेंडल से पूर्व एवं मेंडल के बाद। तो मेंडल से पूर्व की यदि अपन बात करते हैं तो बहुत सारे वैज्ञानिक थे जो अपनी धारणा
उन्होंने दी थी कि किस प्रकार से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, अर्थात नए प्रकार का जो संतति बन रहा है वो कैसे बन रहा है। बहुत सारी थ्योरीज दी गई है। वेपर थ्योरी दी गई थी पाइथागोरस द्वारा, फ्लड थ्योरी दी गई थी एरिस्टोटल द्वारा, परफॉर्मेशन थ्योरी दी गई थी मेल पीजी द्वारा। मेल पीजी ने कहा था कि टीनी पार्टिकल्स होते हैं और वो टीनी पार्टिकल्स ही पहले से उपलब्ध होते हैं और वही बाद में अनफोल्ड होकर बड़े होकर के और एम्ब्रियो बना लेते हैं। इवन ल्यूवेनहॉक भी कहते थे कि एम्ब्रियो का एक टीनी फॉर्मेशन पहले से ही उपस्थित होता है, वही बाद में बड़ा होता है। थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस आई थी जो कि वॉल्फ ने दी थी। इसी प्रकार पार्टिकुलेट थ्योरी आई है कि टीनी पार्टिकल्स होते हैं, ये थ्योरी आई थी। पेंजेनिक थ्योरी आई, वाइजमैन की जर्म प्लाज्म थ्योरी आई। खूब सारी हाइपोथेसिस इससे पहले दी गई थी और वाइजमैन ने तो कहा था कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें दो प्रकार की सेल्स हैं, एक सोमेटिक सेल्स हैं और एक जर्म सेल्स हैं। कोई भी चेंजेस यदि सोमेटिक सेल में होगा तो वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएगा, लेकिन यदि कोई भी चेंज जर्म सेल्स में होता है या जर्मिनल सेल्स में होता है तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जेनेटिक्स के संदर्भ में मेंडल से पूर्व कही गई, लेकिन मेंडल ने आकर के अपने एक्सपेरिमेंट्स करके अपने परिणाम दे करके और इस पूरे सिनेरियो को ही बदल दिया। हम उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए उनके आधार पर उन्होंने अपने रिजल्ट्स निकाले और उन रिजल्ट्स को उन्होंने रिसर्च पेपर्स में पब्लिश करवाया और उन रिसर्च पेपर के पब्लिकेशन के बाद हमारा सारा जो नॉलेज था वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया और हम हेरिडिटी के लिए, हम जेनेटिक्स के लिए दूसरे एंगल से बात करने लग गए और इन सब का पूरे का श्रेय जो जाता है वो मेंडल को जाता है, उसकी रिसर्चेस को जाता है। हम उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो मेंडल ने क्या प्रयोग किए, किस तरह से किए, क्या रिजल्ट्स उनको मिले, इन सब के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उनको जानने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझने हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी हमें समझनी है। फॉर एग्जाम्पल लाइक क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होता है? देखिए, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड मिलता है प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। वायरस को अपन छोड़ देते हैं, वो यदि सेल के अंदर है तो ऑर्गेनिज्म है और उस केस में उसमें आइदर डीएनए और आरएनए है। बाकी सब में डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं। ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये कॉम्पैक्ट होकर के और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं और उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। उस डीएनए का एक सीक्वेंस जीन के रूप में काम करता है और इसका मतलब ये हो गया कि खूब सारी जीन्स इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी क्रोमोसोम पर मिलते हैं। ये जो क्रोमोसोम है ये यदि प्रोकैरियोटिक सेल की अपन बात करें तो वहाँ ये बिना किसी न्यूक्लियस के सीधे ही साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं, वहाँ हम इन्हें न्यूक्लियोइड कहते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल की अपन बात करें तो वहाँ पर ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम। दूसरा शब्द है हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम। देखिए, सेल्स हैं वो या तो हैप्लॉइड हैं या फिर डिप्लॉइड हैं। यदि हम डिप्लॉइड सेल की बात करें तो उसमें हम कहते हैं कि गुणसूत्र की जो संख्या है वो 2n के रूप में होती है, 2n। 2n का मतलब ये होता है कि यहाँ पर क्रोमोसोम के दो पेयर्स मिल रहे हैं, उस पेयर में एक जो क्रोमोसोम का सेट है वो आया हुआ होता है पेरेंट से, दूसरे पेरेंट से आया हुआ दूसरा सेट होता है। इस तरह से दोनों सेट मिलकर के और एक पेयर बना लेते हैं
जितने क्रोमोजोम होंगे उतने पेयर बन जाएंगे। मान लीजिए अपन इस मटर के पौधे की बात करें तो उसमें 7 क्रोमोजोम हैं, यानी 7 पेयर्स हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, समान कैरेक्टर्स वाले जो जीन होते हैं या समान लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जो जीन होती हैं वो ही वास्तव में आपस में पेयरिंग करते हैं। अर्थात होमोलोगस का मतलब ये हो गया कि एक क्रोमोसोम पर जो लक्षण का निर्धारण करने वाली जीन मिल रही है, दूसरे वाले क्रोमोसोम पर सेम वो ही जीन मिलते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि दोनों के विकल्प अलग हों, अल्टरनेट्स अलग हों। मान लीजिए कोई लंबेपन की जीन है एक क्रोमोसोम पे, तो दूसरे वाले क्रोमोसोम पर बौनेपन की हो सकती है, लेकिन दोनों पर कैरेक्टर एक है, दैट इज द हाइट और लेंथ ऑफ द प्लांट। होमोलोगस क्रोमोसोम। सो होमोलोगस क्रोमोसोम ध्यान रखिएगा, ये एक टर्म है और हमेशा ये क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करेंगे और सेम कैरेक्टर्स के क्रोमोसोम भी पेयरिंग करेंगे। हम इन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। थर्ड वन इज द एलील। एलील का मतलब होता है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इन होमोलोगस क्रोमोसोम के एक्सिस पर जो लोकस या लोकाई उपस्थित हैं, उन पर मिलने वाली जीन, आप जानते हैं दोनों क्रोमोसोम पर सेम होगी। उन दोनों जीन को या उस जीन के दोनों अल्टरनेट्स को, जो कि सेम भी हो सकते हैं अलग अलग भी हो सकते हैं, उन दोनों अल्टरनेट्स को हम एक दूसरे का एलील कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्रोमोसोम के ऊपर उसके एक लोकाई पर और जीन है वो ए है, कैपिटल ए, तो दूसरे इसके जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम पर उसी लोकाई पर मिलने वाली जीन या तो कैपिटल ए होगी या स्मॉल ए होगी। तो यदि हम इन दोनों जीन को लिखें तो दोनों क्रोमोसोम के लिए ए लिखेंगे या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए लिखेंगे या फिर स्मॉल ए लिखेंगे यदि दोनों पर स्मॉल ए है तो। इस तरह से ये दोनों जीन या एक ही जीन के दो ये विकल्प एक दूसरे के एलील कहलाएंगे। सो एलील का मतलब हो गया समजात गुणसूत्र के एक ही एक्सिस पर मिलने वाले जीन के दो विकल्प। वो दोनों विकल्प सेम हो सकते हैं या फिर दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन सेम लोकस पर होगा। यदि वो दोनों सेम लोकस पर नहीं है तो फिर एलील नहीं है, फिर वो नॉन एलेलिक मामला हो गया, एलील नहीं होगा फिर। थर्ड वन इज द फैक्टर। फैक्टर का मतलब हो गया, फैक्टर शब्द यहाँ क्यों लिखा है हमने, एक्चुअल में मेंडल ने ये फैक्टर शब्द काम में लिया था, इसलिए हमने यहाँ फैक्टर लिख दिया है, जबकि आजकल हम इस फैक्टर शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, हम उसके स्थान पर जीन शब्द का उपयोग करते हैं जो कि जॉनसन ने दिया था। जीन काफ़ी विस्तार से अपन इस हेडिंग के अंदर अपन पढ़ेंगे अलग से। फिलहाल एक ब्रीफ में अपन बात करें तो जो समजात गुणसूत्र है उस पर या जो गुणसूत्र हैं उस पर आप जानते हैं वो स्थान जहां जीन मिलने की संभावना मैक्सिमम होती है उन्हें हम क्रोमोमियर्स कहते हैं। ये जो क्रोमोमियर्स हैं वो एक डीएनए की डेफिनेट सीक्वेंस है और वो डेफिनेट सीक्वेंस ही जीन के रूप में कार्य करती है। ये डेफिनेट सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन करती है, आरएनए बनता है और आरएनए ट्रांसलेट होकर के प्रोटीन बनाता है और वास्तव में प्रोटीन ही उस जीन का एक्सप्रेशन है, यानी अभिव्यक्ति है। इस तरह से करके पूरे क्रोमोसोम पर अनेक जीन होती हैं, लाखों करोड़ों जीन्स होती हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया क्रोमोसोम का मतलब हो गया कि जो डीएनए है या न्यूक्लिक एसिड है उस न्यूक्लिक एसिड में वो फोल्ड हो करके और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसमें खूब सारी फोल्डिंग हो जाती है। तो यहाँ पर जो जीन है वो वास्तव में डीएनए की एक सीक्वेंस है और ये क्रोमोसोम पर मिलते हैं और वो स्थान जहाँ इनके मिलने की मैक्सिमम संभावना होती है क्रोमोसोम के ऊपर उन्हें हम क्रोमोमियर्स बोलते हैं। और ये जो जीन है वो
ही सभी लक्षणों को प्रदर्शित करती है, उन पर नियंत्रण करती है। सारा काम जीन का है, यानी उस डीएनए की सीक्वेंस का है। अगला है हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर्स एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म में आप पाएंगे अनेक लक्षण मिलते हैं। किसी भी जीव में अनेक लक्षण मिलते हैं। आप एक कोशिका ले लीजिए, उसमें खूब सारे लक्षण मिलते हैं। एक कोशिका भी कोई ऑर्गेनिज्म है, अनेक लक्षण उसमें मिलते हैं। इन लक्षणों को, जैसा अभी मैंने आपको बताया, इन लक्षणों पर नियंत्रण यानी उनकी अभिव्यक्ति, सारा काम कौन करता है? जीन करता है। ये जो लक्षण है, जो हमें दिखाई देते हैं या फिर दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन लक्षण उपस्थित है, तो लक्षणों को हमने दो भागों में बांट लिया। जो हमें दिखाई दे रहा है वो डोमिनेंट हो गया यानी प्रभावी हो गया, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो अप्रभावी हो गया। वो अप्रभावी हो गया यानी रिसेसिव हो गया, अप्रभावी लक्षण। इसी तरह से इसका मतलब जीन भी दो प्रकार की हो गई। वो जीन जो लक्षणों को प्रदर्शित कर रही है और वो लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो डोमिनेंट जीन है। और वो जीन जो अभिव्यक्त हुई है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही है, वो फिर रिसेसिव जीन है, और वो कैरेक्टर्स रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं। तो ये कैरेक्टर्स दो प्रकार के हो गए, और वो बेस्ड हैं टोटली जीन के आधार के ऊपर, कि जीन के आधार पर ही डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द गैमेट्स। विद्यार्थियों, आपने दो प्रकार का सेल डिवीजन पढ़ा है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। मियोसिस हमेशा उन कोशिकाओं में होगा जो डिप्लॉयड होंगी। हैप्लॉयड सेल्स में मियोसिस नहीं होता है। और जब मियोसिस होता है तो ये जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम थे, वो दोनों के दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। अर्थात बनने वाली डॉटर सेल्स में दोनों क्रोमोसोम में से एक एक क्रोमोसोम चला जाता है। चूंकि ये दोनों क्रोमोसोम एक पैटर्नल और एक मैटरनल साइड से आया हुआ होता है, इसका मतलब एक सेल में एक क्रोमोसोम चला गया और दूसरी सेल में दूसरा क्रोमोसोम चला गया। तो जो मदर सेल थी, उस मदर सेल से दो डॉटर सेल बन गई। इन दोनों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की जो स्थिति है वो अब हैप्लॉयड हो गई है, पहले ये सेल डिप्लॉयड थी। इन दोनों डॉटर सेल्स को हम अब गैमेट्स बोलेंगे। हम इन सेल्स को गैमेट बोलेंगे, अर्थात ये युग्मक हैं। तो युग्मक हमेशा मियोसिस द्वारा बनते हैं, पहली चीज़ तो। और दूसरी बात, वो मियोसिस है वो हमेशा डिप्लॉयड सेल में होता है, वो हैप्लॉयड सेल में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और गैमेट्स हमेशा जो लक्षण ऊपर दिखाई दे रहे थे, उस लक्षण की अपन बात करेंगे तो गैमेट्स हैं वो प्योर होंगे। प्योर का मतलब हो गया उसमें या तो, जैसे ऊपर अपन ने जीन का एग्जाम्पल है, या तो कैपिटल ए होगी इसमें एक सेल में, या फिर उस एक सेल में स्मॉल ए होगी। दोनों जीन यानी कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों एक साथ नहीं हो सकती, या कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों एक साथ नहीं होंगी, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो चुके हैं। सो गैमेट्स जो हैं वो हमेशा मेयोसिस के बाद में बनते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड फिलियल जनरेशन, F1 जिसको और F2 बोलते हैं। देखिए, जब हम पेरेंट्स में क्रॉस करवाते हैं, पेरेंट्स में क्रॉस करवाएंगे तो हमें सबसे पहले जो जनरेशन मिलती है उसे हम फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, F1। और जब F1 में हम सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ क्रॉसिंग करवाएंगे अथवा दूसरे किसी जीनोटाइप से क्रॉस करवाएंगे, तो जो जनरेशन हमें प्राप्त होगी उसे हम F2 जनरेशन कहते हैं। तो इसका मतलब हमने जो सबसे पहले क्रॉस करवाया है वो F1 हो गया, और उसके बाद में जो क्रॉस अपन ने करवाया है उसे हम फिलियल 2 यानी F2 जनरेशन कहते हैं। जो गैमेट्स के ऊपर अपन ने बात की, या क्रॉस करवाने की अपन बात करें, तो यदि दोनों जीन यानी जो एलेलिक फॉर्म थी वो दोनों एलेलिक फॉर्म एक जैसी हैं, तो हम उसको प्योर फॉर्म या होमो जाइगोट फॉर्म कहते हैं। और यदि उन दोनों में अलग अलग हैं तो हम उसे इम्प्योर फॉर्म या हेट्रोजाइगोट फॉर्म उसको कहते हैं। यानी बनने वाले संतति में यदि कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों आ गई हैं, तब तो हम उसको हेट्रोजाइगोट
वाली कण स्थिति कहते हैं, अर्थात इम्प्योर बन गया है ये। और यदि उसमें कैपिटल आया है या फिर स्मॉल ए आया है तो हम उसे प्योर फॉर्म या होमोजाइगोट फॉर्म कहते हैं ना। देखिए, मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि बहुत सारे लक्षण होते हैं। इन बहुत सारे लक्षणों को यदि अपन एक साथ लेके चलेंगे तो हमारा एक्सपेरिमेंट बहुत इजी नहीं रहेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम एक एक दो लक्षणों को लेकर के जब क्रॉस करवाएंगे तो हमारे लिए रिजल्ट प्राप्त करना बहुत ईजी रहता है। तो मेंडल ने भी यही किया था। तो यदि हम एक लक्षण को लेकर के ध्यान रखिएगा क्रॉस करवाते हैं, मान लीजिए पौधे के अंदर बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे अभी बात की अपन ने, और हमने केवल एक लक्षण पौधे की लंबाई का ले लिया या फ्लोर कलर ले लिया, उसको लेकर के हम क्रॉस करवाएंगे तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। और यदि आपने दो लक्षण ले लिए हैं, जैसे फूलों का कलर भी ले लिया और साथ में हमने पौधे की हाइट भी ले ली या लंबाई भी ले ली, दोनों लक्षणों को आप एक साथ लेकर के चल रहे हैं और फिर क्रॉस करवा रहे हैं और फिर अपने रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, तो इसे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे। और यदि आप तीन लक्षण ले लेंगे तो ट्राइहाइब्रिड हो जाएगा। इस तरह से ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। फिनोटाइप, जो लक्षण आपको आंखों से सामने देखने पर दिखाई दे रहा है, यानी कोई पौधा लंबा है तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि ये लंबा है। फूलों का रंग यदि लाल है तो आप देख सकते हैं। यानी आप सामने देख कर के कोई लक्षण बता पा रहे हैं, वो फिनोटाइप कहलाता है। और यदि हम सामने देख के नहीं बता पाएं तो फिर हम उसे जीनोटाइप बोलेंगे। जैसे एक पौधा है, आपको सामने दिख रहा है कि वो लंबा है, ठीक है, फिनोटाइप हो गया, लंबा है। लेकिन जैसे पीछे में आपको मैंने बताया कि जीन है वो दो प्रकार की हो गई, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। तो मान लीजिए कैपिटल ए वो डोमिनेंट जीन है और स्मॉल ए वो रिसेसिव जीन है, तो कैपिटल ए है वो स्मॉल ए के प्रभाव को दबा देती है, इसलिए स्मॉल ए अपना इफेक्ट नहीं दर्शा पाती। तो पौधा तो लंबा है, कैपिटल ए है तब भी लंबा है, और कैपिटल ए और स्मॉल ए है तब भी लंबा है। इसका मतलब दोनों केस में अपने को फिनोटाइप तरीके से नजर आ रहा है, लेकिन जेनेटिक फॉर्मेशन की या जेनेटिक स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो दोनों में अंतर आ गया है। एक केस वो है जिसमें ये प्योर फॉर्म में है, यानी जिसमें कैपिटल ए और कैपिटल ए दोनों आ रहे हैं, और एक फॉर्म वो होगी जो इम्प्योर फॉर्म है, यानी हेट्रोजाइगोट वाली फॉर्म है जिसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए आया है। तो जब हम जीनोटाइप की बात करें तो हमें उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, और फिनोटाइप की अपन बात करेंगे तो उसे हम बाहर से देखने पे अपने को जो दिखाई दे रहे हैं हम उसकी बात करेंगे। बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब ये होता है कि जिन पेरेंट्स में आपने क्रॉस करवाया है और जो संतति प्राप्त की है, उस संतति का आप किसी से भी क्रॉस करवाएंगे, लाइक रिसेसिव पेरेंट से या फिर डोमिनेंट पेरेंट से आप क्रॉस करवाएंगे, तो हमें जो क्रॉस का परिणाम मिलेगा वो डिफरेंट मिलता है। लेकिन आप यदि मिलने वाली संतति का क्रॉस केवल और केवल रिसेसिव पेरेंट से करवाएंगे तो फिर हम उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। सो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में क्रॉस तो हम पेरेंट्स से करवा रहे हैं, आइदर पेरेंट्स से करवाएंगे तो बैक क्रॉस, और केवल रिसेसिव पेरेंट्स से करवाएंगे तो इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ये चीज़ें हमारे बार बार आगे काम आएंगी। ये सब सारी जो टेक्नोलॉजी अपने पढ़ी हैं वो सारी अपने काम आएंगी। मेंडल ने, जैसे मैंने आपको पीछे बात की, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने पी प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट्स है वो किया था, और पी प्लांट्स को उसने सेलेक्ट क्यों किया इसके बारे में अपन थोड़ी बात कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में उसने किन कैरेक्टर्स को लिया उसकी अपन बात कर लेते हैं। देखिए, मटर के पौधे का उसने सिलेक्शन क्यों किया होगा, हम यदि उसकी बात करें, व्हाई ही सिलेक्ट दिस प्लांट, गार्डन पी जो प्लांट है उसने इसका सिलेक्शन क्यों किया, यदि हम उसकी बात करें तो फर्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन कि बड़ी आसानी से आप इसको गार्डन में लगा सकते हैं, बल्कि ओपन फील्ड में कहीं पर भी इसको बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, शायद ये कारण रहा होगा। दूसरा बहुत जो सरल कारण अपन मानते हैं, क्योंकि हम केवल मान ही सकते हैं कि उसने क्यों लिया,
हम कयास लगा सकते हैं। एग्जैक्ट तो इस अपनी स्थिति को वही बता पाते कि भाई मैंने ये प्लांट क्यों लिया, लेकिन हम भी जो कयास लगा रहे हैं कि बड़ी आसानी से इसको गार्डन में लगाया जा सकता है। इसमें जो करेक्टर्स मिल रहे हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग है, यानी लाल कलर का फ्लोर मिल रहा है तो सफ़ेद कलर का मिल रहा है, पौधा लंबा है तो बौना है। भाई ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक 6 फीट का प्लांट है और एक दूसरा एक 5.5 फीट का है, तो आप दूर से देख करके उनकी लंबाई का एग्जैक्ट अनुमान भी नहीं लगा पाए। ऐसा नहीं है, यानी एक प्लांट यदि 6 फीट का लंबा है तो दूसरा 2 फीट का है, अर्थात टॉल है तो ड्वार्फ है। बहुत ही आसानी से इसमें करेक्टर्स हैं। और फिर शॉर्ट लाइफ साइकिल है। ऐसा नहीं है कि इस एक प्लांट की लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने में और 5 साल लग जाएं या 10 साल लग जाएं, एक्सपेरिमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो शॉर्ट लाइफ साइकिल है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है इसका कि छोटी लाइफ साइकिल होने से आपको रिजल्ट्स हैं वो जल्दी जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन वो भी करवाया जा सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन वो भी करवाया जा सकता है। दोनों प्रकार के पॉलिनेशन इसके अंदर करवाए जा सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा कारण रहा है कि इसने मटर के पौधे को क्यों चुना होगा। ना मटर के पौधे का चुनाव उसने किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस मटर के पौधे में क्रोमोसोम की संख्या कम है, यानी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्रोमोसोम हैं, केवल 7 क्रोमोसोम हैं। इसका मतलब स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करें तो थोड़ा इजी रहता है। तो एक कारण ये भी रहा होगा उसका मेंडल का कि उन्होंने इस मटर के पौधे को चुना कि इसमें क्रोमोसोम के जो नंबर हैं वो कम रहे हैं। 7 क्रोमोसोम हैं और मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स का ही सिलेक्शन किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। और वो 7 कैरेक्टर्स कौन से थे? प्लांट हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ, दो उसको कॉन्ट्रास्टिंग फीचर इसके अंदर मिलते हैं। प्लांट हाइट, सेकेंड वन इज फ्लावर पोजीशन, एक्सियल है या टर्मिनल है। पोड यानी फली की आकृति इन्फ्लेक्टेड है या कंस्ट्रक्टेड है। पोड का कलर येलो है या ग्रीन है। सीड की शेप राउंड है या फिर रिंकल्ड है। सीड कलर येलो है या ग्रीन है। और कॉटिलेडोन्स कलर ग्रे है या वाइट है। ये 7 कलर उसने, ये जो 7 कैरेक्टर्स थे उनका उसने चुनाव किया। और चुनाव करके उसने, और मज़ेदार बात थी कि ये 7 कैरेक्टर्स अलग अलग क्रोमोसोम पर थे। शायद उनकी सफलता का ये बहुत बड़ा राज रहा है कि उनके द्वारा सेलेक्ट किए गए 7 कैरेक्टर्स अलग अलग क्रोमोसोम पर थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी और इसने उनको बहुत बड़ा फ़ायदा भी दिया। हम इसके बारे में जिक्र भी बाद में दोबारा करेंगे। ये 7 कैरेक्टर्स उन्होंने लिए, एक समय में उन्होंने एक एक कैरेक्टर लिया और उनका क्रॉस करवाया, स्टडी की, फिर 2-2 कैरेक्टर्स लिए, उनको फिर उन्होंने स्टडी की। इस तरह से करके उन्होंने खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने रिसर्च पेपर के रूप में पब्लिश करवाया। और उसके ये बात जो है वो है 1868 की, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। 66 में ये पब्लिश हो गए थे, उसके 68 में उनकी डेथ हो गई थी। और उनकी डेथ के लगभग 32 साल बाद या 34 साल बाद मानिए पब्लिकेशन के, 1900 में इनके जो रिजल्ट्स थे उनके ऊपर फिर बात हुई। तब के बाद हमने जेनेटिक्स के अंदर बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया है और प्रेजेंटली हमारा नॉलेज बहुत ही वास्ट हो गया, बहुत ज़बरदस्त हमारा नॉलेज हो गया है जेनेटिक्स के ऊपर। इन सब पर अपन बात करेंगे हमारे अगले व्याख्यान में। सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उनके रिजल्ट्स क्या आए, और उसके ऊपर फिर बात करके हम उसके कंक्लूज़न पर पहुंचेंगे और उसके पश्चात हम मेंडल के प्रेजेंट स्टेटस की बात करेंगे। थैंक यू।